नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के हमारे ऑनगोइंग टॉपिक के बारे में। बीएससी फाइनल ईयर के लिए हम बात कर रहे थे HSAB सिद्धांत के बारे में, HSAB प्रिंसिपल के बारे में, जिसे हम हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी भी कहते हैं। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। मृदु कठोर अम्ल क्षार सिद्धांत, इसमें हमने पियर्सन के सिद्धांत के बारे में बात की थी और उसके बाद हमने बात की थी विभिन्न प्रकार के कठोर और मृदु अम्ल और क्षार कौन कौन से होते हैं। और नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो ये कठोर और मृदु अम्ल और क्षार होते हैं, इनमें सीमा रेखा वाले अम्ल और क्षार कौन से हैं, अर्थात जो ना तो पूरे तरीके से कठोर है और ना ही पूरे तरीके से मृदु है। आज हम उसी के आगे टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट है उसी को आगे करेंगे और वो हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, बीएससी फाइनल ईयर के लिए, बीएससी थर्ड ईयर के लिए हमारी जो यूनिट चल रही थी HSAB, इसके साथ सिलिकॉन और फॉस्फीन और है, तो उसको भी हम करेंगे। सबसे पहले HSAB के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं अम्ल क्षार सामर्थ्य, कठोरता व मृदुता के बारे में कि किसी भी अम्ल की या किसी भी क्षार की, अम्ल या क्षार की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य पर, किसी भी अम्ल या क्षार की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य पर उस अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अम्ल और क्षार क्या है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पियर्सन का मृदु कठोर सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ कठोर और मृदु अम्ल क्षार, कुछ सीमा रेखा वाले अम्ल क्षार के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि अम्ल और क्षार की सामर्थ्य क्या है और उस सामर्थ्य का क्या संबंध है किसी भी अम्ल और क्षार की कठोरता और मृदुता के साथ में। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिए और बड़े ध्यान से कीजिए। देखिए, किसी भी अम्ल अथवा क्षार को कठोर और मृदु इस बात पर माना जाता है कि वो किसके साथ क्रिया करता है। अगर कोई अम्ल कठोर होगा और अगर वो कठोर क्षार के साथ में क्रिया करता है, कठोर एसिड कठोर बेस के साथ में क्रिया करता है, अगर ये कठोर है और इसकी क्रिया इसके साथ तुरंत हो जाती है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, कठोर होगा। अर्थात जब हम किसी अम्ल और क्षार की कठोरता या मृदुता के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम एक कंसेप्ट के बारे में ध्यान रखते हैं, वो ये कि वो किसके साथ क्रिया करता है। अगर वो कठोर के साथ ज्यादा अभिक्रिया करता है तो उसको कठोर प्रकार का कह देते हैं, और अगर वो मृदु प्रकार के क्रियाकारक के साथ ज्यादा अभिक्रिया करता है तो उसको मृदु प्रकार का कह देते हैं। देखिए, एक क्षारक भी कठोर है या मृदु है, अब उसको इस अभिक्रिया के आधार पर हम समझा सकते हैं। देखिए, हमारे पास में एक क्षारक है BH+, ये एक क्षारक है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, CH3Hg+ के साथ में। इसके साथ रिएक्शन करके मान लीजिए ये किसका निर्माण करता है, ये खुद यहां पर चला जाता है और H+ को बाहर निकाल देता है, मतलब ये यहां पर चला जाएगा और CH3HgB+ का फॉर्मेशन कर लेगा और H+ को बाहर निकाल देगा। इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, अब साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पर CH3HgB+ है और H+ है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन को शो कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो क्या है, BH+ और CH3Hg+, इनकी कंसंट्रेशन को शो कर दिया। ठीक है, ये 1 नंबर अभिक्रिया है, ये 2 नंबर अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, BH+ जो है ये टूटता कैसे है, B+ और H, B+ H+ में,
मतलब अकेला बी है और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, H+। इस अभिक्रिया के लिए जब हम साम्य की बात करेंगे, साम्य स्थिरांक की बात करेंगे, तो वो क्या आएगा, ए का मतलब है एसिड, ए का मतलब है एसिड, एसिड BH+ अपॉन BH+। अब इस B की अभिक्रिया जब हम, अब इसी अभिक्रिया को तोड़कर लिखा, देखो इसी अभिक्रिया को तोड़कर लिखा है कि सबसे पहले एक इसके अंदर टूटा, ये टूटा B+H+ में, और ये वाला उसके बाद में जुड़ा, जो टूटा हुआ था वो उसके साथ में जुड़ गया, ठीक है, और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो अब ये तो मुख्य अभिक्रिया है, ये तो पूरी कंप्लीट अभिक्रिया है, ठीक है, ये एक ए स्टेप की अभिक्रिया है और ये एक एस स्टेप की अभिक्रिया है, सॉल्वेशन की, और ऊपर जो ए स्टेप की अभिक्रिया है। तो समग्र जो स्थायित्व स्थिरांक होगा, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कंप्लीट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा या इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, वो किस किस के बराबर होगा, वो इस Ka और Ks के गुणनफल के बराबर होगा, जिसका मतलब K = K × Ks। अगर हम इसको लॉग की टर्म में लेते हैं तो इंटू प्लस हो जाता है, तो क्या आएगा, log K = log Ka + log Ks। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें अब हम कई प्रकार की अवधारणाएं लगाते हैं, कई प्रकार के इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके ऊपर लगाई जा सकती हैं, जिसके आधार पर हम किसी भी चीज को कठोर या मृदु सिद्ध कर सकें। तो देखिए, यदि K का मान इकाई से कम है तो B को कठोर क्षार कहा जाएगा, और यदि K का मान इकाई से अधिक है तो B को क्या कहा जाएगा, मृदु क्षार। तो इसका मतलब अगर ये हो, ये, और अगर ये हो, ये, ठीक है, अगर K का मान इकाई से कम है, मतलब K की वैल्यू अगर ये वाली है, एक बड़ा है और K छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, कठोर क्षार हो जाएगा। और अगर K बड़ा और इकाई छोटी है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, मृदु क्षार हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे समीकरण 4 में, ये समीकरण 4 है, समीकरण 4 में Ks का मान CH3Hg+ एवं B से CH3HgB+ के निर्माण स्थिरांक को दर्शाता है। तो Ks क्या है, Ks किसके बारे में बता रहा है, Ks बता रहा है कि जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो ये बनेगा, तो उसके निर्माण स्थिरांक का मान क्या आ जाएगा, Ks के बराबर। जबकि समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 है, ये वाली, यहां पर Ka, जबकि समीकरण 3 में Ka का मान संयुग्मी अम्ल कॉन्जुगेटेड एसिड BH+ के वियोजन स्थिरांक को दर्शाता है। तो यहां पर इसका वियोजन हुआ और इसको दर्शा रहा है Ka, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें ध्यान रखिए, Ka तो दर्शा रहा है डिसएसोसिएशन को, मतलब टूटने को, जबकि Ks किसको दर्शा रहा है, Ks दर्शा रहा है बनने को। Ka जो यहाँ पर वियोजन स्थिरांक है, डिसएसोसिएशन कांस्टेंट है, और Ks यहाँ पर एसोसिएशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, Ka और Ks के मानों से यह निर्धारित किया जा सकता है कि B एक कठोर क्षार होगा अथवा मृदु क्षार होगा। यदि pKa का मान log Ks से अधिक है तो B को कठोर क्षारक कहा जाता है। मतलब एक कंडीशन ये है, pKa में, pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही कठोर क्षारकता ज्यादा होता है। यदि pK का मान log Ks से अधिक है तो B को कठोर क्षार कहा जाएगा, और यदि pK का मान log Ks से कम है तो B को मृदु क्षारक कहा जाएगा। तो दो प्रकार की अवस्थाएं यहां पर कठोर और मृदु कहने की। सबसे पहली अवस्था, यदि K का मान, ध्यान रखिए, यदि K का मान, यहां पर भी हमने किया था, यदि K का मान इकाई से कम है, मतलब यदि K का मान इस तरीके से है तो B क्या हो जाएगा, कठोर क्षार हो जाएगा, इकाई से कम है। और यदि K का मान इकाई से ज्यादा है तो B क्या हो जाएगा, मृदु क्षार हो जाएगा। एक तो ये क्राइटेरिया है, उसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया pKa का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकाला जाता है। समीकरण 2 कौन सी है उसको देखिए, ये समीकरण 2 इनकी समग्र अभिक्रिया है। Ka और Ks अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं
जबकि समीकरण 2 इनकी समग्र प्रकार की अभिक्रिया है। तो उससे हम क्या देख सकते हैं, समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि B एक कठोर क्षार होगा तो अभिक्रिया बाएं हाथ की तरफ चलेगी। अगर B कठोर क्षार होगा तो अभिक्रिया बाएं हाथ की तरफ चलेगी, और यदि B एक मृदु क्षार होगा तो अभिक्रिया दाएं हाथ की तरफ चलेगी। कारण, क्योंकि ये क्या होता है, मृदु अम्ल होता है, मृदु अम्ल। मान लीजिए अगर अभिक्रिया इस तरफ जा रही है, मतलब इस तरफ जा रही है, तो इसका मतलब B क्या है, एक मृदु क्षार है, क्योंकि ये मृदु अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। और अगर अभिक्रिया रिवर्स जा रही है तो इसका मतलब ये क्या है, एक कठोर क्षार है, क्योंकि ये इससे अलग हो रहा है। ठीक है, इसको आप समझ गए। तो समीकरण 2 से निष्कर्ष निकलता है कि B एक कठोर क्षार होगा तो अभिक्रिया 1, ये वाली अभिक्रिया बाएं हाथ की तरफ चलेगी, मतलब इस तरफ जाएगी, यहां से इस तरफ जाएगी। और यदि B एक मृदु क्षारक होगा तो अभिक्रिया इस तरफ जाएगी, क्योंकि CH3HG क्या होता है, CH3HG एक मृदु प्रकार का अम्ल होता है, एक सॉफ्ट एसिड होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहां पर हमने मेथिल मरकरी को ही क्यों लिया है, मेथिल मरकरी सेकंड फिनाइल को ही हम यहां पर क्यों लेते हैं, उसका कारण क्या है। उसका पहला कारण तो है ये एक टिपिकल टाइप का मृदु अम्ल है, मतलब सॉफ्ट एसिड होता है, टिपिकल टाइप का। उसके बाद प्रोटॉन की भांति एक संयोजी है, मतलब प्रोटॉन पर जिस तरीके से +1 चार्ज रहता है उसी प्रकार से इसके ऊपर भी क्या है, एक ही चार्ज है। ठीक है, तो एक बार आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं किस तरीके से होगा। एक बार आप इस चीज को सारी को नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से समझिए। जी, इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए अगला, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अभी तक तो हमने कठोरता और मृदुता के बारे में बात की है, अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी अम्ल और क्षार की कठोरता और मृदुता का, किसी भी अम्ल और क्षार की कठोरता और मृदुता का किसी भी अम्ल की सामर्थ्य से क्या संबंध होता है, या किसी भी क्षार की सामर्थ्य से क्या संबंध होता है। तो सीधा सा इसका आंसर ये है कि इनका आपस में कोई खास संबंध नहीं होता। अर्थात कठोरता और मृदुता तो उसकी कठोर या मृदु के साथ क्रिया करने पर आधारित होती है, और उसकी सामर्थ्य जो है वो H+ या OH- को देने की सामर्थ्य पर आधारित होती है। ठीक है, तो एक बार अपने देखते हैं अम्लों और क्षारों की कठोरता एवं मृदुता का उनकी अम्ल या क्षारक सामर्थ्य से क्या संबंध है। तो किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कठोरता और मृदुता केवल कठोर कठोर और मृदु मृदु अंतरक्रिया को प्रदर्शित करता है। जैसे F- और OH- दोनों ही क्या है, कठोर क्षारक है, दोनों की क्षारीय सामर्थ्य में बहुत अंतर है। अब F- क्या है, अब देखो अगर अपने इसके बारे में बात करें, F- और OH- के बारे में बात करें, तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कठोर क्षारक है, लेकिन इन दोनों की जो क्षारीय सामर्थ्य है वो अलग अलग प्रकार की है। जैसे OH- आयन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए pK की वैल्यू होती है 15.7, जबकि फ्लोराइड आयन के लिए क्या होती है, pK की वैल्यू 2.85। बेस के संदर्भ में एक चीज याद रखनी है, बेस के संदर्भ में pK की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ उसकी जो बेसिसिटी होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। अम्ल के संदर्भ में उल्टा होता है, अम्ल के रेफरेंस में उल्टा होता है कि pK की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ अम्ल की अम्लता के मान में कमी होती है, लेकिन pKa की वैल्यू, pKb नहीं, pKa की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जो क्षार है उसकी सामर्थ्य में वृद्धि होती है। तो यहां पर देखिए OH-, अब इनके दोनों के बीच में संबंध कुछ नहीं है, इसको कैसे दर्शाया जा सकता है भाई, OH- और F- दोनों ही क्या है, कठोर है, लेकिन इसकी सामर्थ्य जो है वो अधिक है, जबकि इसकी सामर्थ्य बहुत कम होती है। ठीक है, 10 की पावर 13 गुना अधिक क्षारीय होता है OH-। अब कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे अगर एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार किसी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार को
अगर प्रतिस्थापित करता है तो SHAB शार्प या HSAB जो अंतरक्रिया के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। कई जगह पर ऐसा होता है जहां पर SHAB या HSAB सिद्धांत जो है वो नहीं लगता। उदाहरण के लिए निम्न विक्रिया में एक प्रबल मृदु क्षार है। प्रबल मृदु क्षार कौन सा है? SO3 आयन एक दुर्बल कठोर क्षार फ्लोराइड F- के साथ में क्रिया करके कठोर अम्ल प्रोटॉन से प्रतिस्थापित कर देता है। तो देखिए SO3 है, ये क्या है? मृदु है। अब हमने क्या कहा है कि मृदु या कठोर आपस में अंतरक्रिया हो सकती है, लेकिन जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये क्या है? मृदु है। ठीक है, ये मृदु है। जबकि मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये क्या है? कठोर है। ठीक है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, तो ये इनकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है और ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित भी कर रहे हैं। हमने तो ये कहा था कि कठोर जो होता है वो मृदु को उसके आयनों से प्रतिस्थापित कर देता है, लेकिन यहां पर इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। देखिए SO3 HF के साथ में विक्रिया करेगा, HSO3 का फॉर्मेशन करेगा F- और K इक्विवेलेंट 10⁴ आ जाएगी। SO3 की क्षारीय सामर्थ्य F- से कहीं अधिक है। इसी प्रकार एक प्रबल कठोर क्षार होता है OH-, दुर्बल मृदु क्षार SO3 को मृदु मेथिल मरकरी धनायन से प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब यहां पर तो क्या हो रहा था? ये मृदु था, ये कठोर था, लेकिन फिर भी रिएक्शन हुई है, इसी तरफ चलती है। दूसरा, यहां पर क्या था? ये कठोर था, ये मृदु था, लेकिन फिर भी रिएक्शन हो रही है और इसी तरफ चल रही है। तो इसका मतलब यहां पर जो SHAB सिद्धांत है उसके विपरीत काम हो रहा है, और वो काम किस वजह से हो रहा है? इनकी क्षारीय या अम्लीय सामर्थ्य के कारण, क्योंकि इनमें से एक की अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य दूसरे की तुलना में बहुत अधिक है, और इस कारण से इनकी अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अम्लता और क्षारता और कठोरता और मृदुता दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त प्रतिस्थापन विक्रियाएं SHAB सिद्धांत के विरुद्ध काम करती हैं, लेकिन यदि सामर्थ्य, अगर हम दोनों चीजों को ध्यान में रखें कि कहीं पर तो कठोर अंतरक्रिया प्रभावी हो रही है और कहीं पर उनकी सामर्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो सिद्धांत है वो सफलतापूर्वक अपना काम करता है। तो नेक्स्ट देखिए, अब ये है मृदु कठोर। CH3HgF क्या होता है? मृदु कठोर। HSO3- क्या होता है? कठोर मृदु। अब ये दोनों यहां पर देखो, कुछ अभिक्रियाओं को हम देखते हैं। यहां से मृदु, ये कठोर है और ये मृदु है, F यहां पर कठोर है और ये मृदु है, जबकि यहां पर ये मृदु है और ये कठोर है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? यहां से ये वाला मृदु और यहां से ये वाला मृदु आपस में दोनों सॉफ्ट इंटरेक्शन कर लेंगे, और बाकी सारा का सारा क्या होगा? हार्ड इंटरेक्शन कर लेगा, और इसके लिए इक्विवेलेंट की वैल्यू लगभग 10⁻³ के बराबर आ जाएगी। उसी प्रकार से CH3HgOH है, ये भी मृदु कठोर है। यहाँ पर OH क्या है? हार्ड है, और CH3Hg क्या है? सॉफ्ट है। और ये क्या है? ये हार्ड है और ये क्या है? सॉफ्ट है। तो ये आपस में रिएक्शन करके सॉफ्ट और हार्ड में बदल जाएंगे, और इसकी K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो 10⁻7 से ज्यादा आएगी। ठीक है, अब इनमें दोनों चीजें हो रही है, इनमें क्षारीय प्रबलता का क्रम भी आ रहा है और मृदु कठोर सिद्धांत का पालन भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन H+ और मेथिल मरकरी दोनों के प्रति विभिन्न क्षारकों की सामर्थ्य दे रखी है। तो इसमें से कुछ सामर्थ्य को आपको थोड़ा सा देख लेना है कि F- जो है इसका बंदी परमाणु F होता है, pK की वैल्यू CH3Hg के प्रति इसके लिए क्या होती है? 1.50, और pKH+ के प्रति इसकी वैल्यू होती है 2.85। तो इस तरीके से एक दो वैल्यू इसकी आप जो मान है वो याद कर सकते हो, एक दो वैल्यू जो है इसकी उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो एक बार आप जो रिएक्शंस आपको यहाँ पर बताई गई हैं, रिएक्शंस को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आगे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, सल्फाइड S-2 और ट्राईएथिल फॉस्फीन ET3P जैसे क्षारक प्रबल है मेथिल मरकरी आयन और प्रोटॉन दोनों के लिए। ये दोनों प्रबल हैं, और किसके लिए? मेथिल मरकरी आयन के लिए, इसके लिए
CH3Hg+ के लिए भी प्रबल है और +H+ के लिए भी प्रबल है, दोनों के लिए प्रबल है। लेकिन इनकी प्रबलता प्रोटॉन की तुलना में मेथिल मरकरी के साथ आने की है, इसी वजह से मृदु क्षारक की श्रेणी में आ जाते हैं। अब यहां पर ही हम ये कह सकते हैं कि प्रबलता का मृदु और कठोरता से कोई संबंध नहीं है। देखिए ये प्रबल है, सल्फाइड जो है ये प्रबल है इसके लिए भी जबकि ये कठोर होता है, और प्रबल है इसके लिए भी जबकि ये मृदु होता है। ठीक है, तो अब ये दोनों के लिए प्रबल है, लेकिन ये ज्यादा किसके लिए प्रबल है, इसके लिए तो हम इसको कहां रख देते हैं, मृदु की श्रेणी में रख देते हैं। तो किसी की सामर्थ्य का उसकी कठोरता या मृदुता के साथ कोई संबंध नहीं होता। कठोरता और मृदुता एक अलग प्रकार का कंसेप्ट है, और कठोरता और मृदुता जो है वो तो आपस में इंटरेक्शन पर, किसके साथ कौन सी इंटरेक्शन करेगा उसके ऊपर डिपेंड करती है, जबकि क्षारीय अम्लीय सामर्थ्य उसकी OH- या H+ को देने की प्रवृत्ति पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए, OH- आयन जैसे स्पीशीज दोनों के प्रति प्रबल है, लेकिन मेथिल मरकरी, अब OH- जो होता है, OH- भी इन दोनों के लिए प्रबल है, लेकिन वो किसके साथ ज्यादा जुड़ता है, प्रोटॉन के साथ, तो इसी वजह से वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो इससे एक चीज सिद्ध होती है कि कोई जो अम्ल या क्षार है वो उसकी सामर्थ्य कितनी है, कम है, ज्यादा है, किस प्रकार की है, उसका उसकी कठोरता और मृदुता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्लोराइड आयन दोनों के लिए दुर्बल क्षारक है, लेकिन प्रोटॉन के प्रति कुछ अधिक कठोर प्रकार का क्षारक हो गया। अब देखो OH, अब अगर अपने फ्लोराइड के बारे में बात करें, फ्लोराइड दुर्बल है, इसकी रिएक्शन कम होती है, लेकिन है क्या, कठोर, दुर्बल है लेकिन कठोर है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इसके बारे में, ये प्रबल है लेकिन क्या है, मृदु है। तो इसका मतलब प्रबलता ही कठोरता होगी, ये कहीं नहीं है, और मृदुता ही किसी की जो कम क्रिया करने की सामर्थ्य कम करने का तरीका है, ये नहीं है। ये अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, कठोरता और मृदुता अलग प्रकार की चीज है, और प्रबलता और जब हम उसके सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं वो एक अलग प्रकार की चीज होती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं अम्लता का गुण और कठोर मृदु कारक, इन दोनों का संयुक्त प्रभाव एक वैज्ञानिक के द्वारा, कुछ वैज्ञानिकों ने आपस में जो इंटरेक्शन करके इसको बनाया, वो क्या है, इरविंग विलियमसन श्रेणी। अब इसमें ऑक्सीजन सल्फर किलेट के स्थायित्व को इसके आधार पर आसानी से हम समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है इरविंग विलियम्स प्रभाव, और इनमें जो स्थायित्व होता है वो बेरिलियम से कॉपर तक बढ़ता है, और Zn के साथ सभी का स्थायित्व कम हो रहा है। देखिए जब हम यहां से बात कर रहे हैं, ये log K है, log K का मतलब होता है स्थायित्व स्थिरांक। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है स्थायित्व, ये यहाँ पर है स्थायित्व स्थिरांक, स्थायित्व स्थिरांक log K, स्थायित्व स्थिरांक। ठीक है, और यहां पर देखिए जैसे जैसे बेरिलियम से कॉपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनका जो स्थायित्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम जिंक की तरफ आएंगे वैसे वैसे इनका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के कंपाउंड के लिए अलग अलग प्रकार का स्थायित्व है। ये एक इस कंपाउंड के लिए है, ये डाइमेथिल अमीन के लिए है, एथिल डाइअमीन के लिए है, उसके बाद में ये एक एसीटेटो प्रकार के आयन के लिए है, ये सल्फाइड और अमीन प्रकार के आयन के लिए है, जिसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो एक बार इसको आप, इसका जो डायग्राम है इसको आप नोट डाउन कर लो किस तरीके से बना हुआ है। ध्यान रखना है ये Ba के ऊपर SR Ca इस तरीके से बढ़ता जाएगा, उसके बाद Zn से लगातार नीचे की तरफ कम होता जाएगा। सभी का आपस में क्रिया करने का जो तरीका है, क्रिया करने का जो एक पैटर्न है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि वो बेरिलियम से लेकर कॉपर तक लगातार बढ़ रहा है, और उसके बाद जिंक के पास में आने पर लगातार कम होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, श्रेणी में Ba+2 से Cu+ तक किलेट का स्थायित्व, ये सारे के सारे किलेट हैं। किलेट क्या होते हैं, चक्रीय प्रकार के यौगिक होते हैं, और किलेट इसी वजह से बनता है कि उसका चक्रीय प्रकार का जब यौगिक बन जाएगा तो उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, इसी वजह से किलेट का फॉर्मेशन करते हैं। किलेट का स्थायित्व बढ़ता जाता है, धातुओं के निहित बढ़ते अम्लता गुण का माप है, यही प्रमुखता इनके आकार पर निर्भर करता है। Ba+2 से Cu+2 तक के आयनों का आकार घटते हुए क्रम में है। जैसे जैसे हम Ba+2 से Cu+2 तक जाएंगे तो जो आयन होगा उसका आकार क्या हो जाएगा,
कम होता जाएगा। और यहाँ पर कठोरता और मृदुता का कारक भी काम कर रहा है। श्रेणी में बाद में आने वाले तत्वों में डी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मृदुता का गुण बढ़ता जाता है और लिगैंड के प्रति इनका जो आकर्षण है सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के क्रम में घटता जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार श्रेणी ए वर्ग के कठोर क्षारीय मृत धातु और कम डी इलेक्ट्रॉन वाले प्रारंभिक संक्रमण धातु आयनों में कठोरता का गुण बढ़ने के साथ लिगैंड का आकर्षण भी कम होता जा रहा है। अब कठोरता का गुण बढ़ेगा तो जो ऐसे लिगैंड जो कि मृदु प्रकार के हैं उनके प्रति आकर्षण कम हो जाएगा, और अगर मृदुता का गुण बढ़ेगा तो ऐसे लिगैंड जो कि कठोर प्रकार के हैं उनके प्रति आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आयनों की वजह से होता है बेरिलियम तक, और उसके बाद में जिंक की तरफ जाने पर वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है सहजीवन, सिम्बायोसिस। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सिम्बायोसिस अब देखो ये है क्या, देखिए इसके आधार पर यह बताया जाता है कि किसी भी अम्ल या क्षारक की कठोरता या मृदुता, किसी भी अम्ल या क्षारक की कठोरता या मृदुता किसी परमाणु विशेष का कोई स्पेसिफिक गुण नहीं है कि हमेशा उसका यही गुण रहेगा। अगर हम परिस्थितियों को बदल दें तो उस कठोर पदार्थ को मृदु किया जा सकता है और मृदु पदार्थ को कठोर किया जा सकता है। तो यही चीज सिम्बायोसिस होती है। देखिए किस तरीके से सहजीवन यह बताता है कि अम्ल या क्षारक की कठोरता या मृदुता किसी परमाणु विशेष का निहित गुण नहीं है, मतलब उसका ही गुण नहीं है, इसके अलावा भी इसको बदला भी जा सकता है। परिस्थितियां बदलकर, सर्कमस्टेंसेस चेंज करके उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं। अर्थात किसी परमाणु के साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापी परमाणुओं की प्रकृति को बदलकर, किसी परमाणु के साथ जुड़े हुए जो दूसरे प्रतिस्थापी परमाणु हैं उनकी प्रकृति को जब हम बदल देंगे तो कठोर या मृदु, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को भी बदला जा सकता है। यदि किसी परमाणु के साथ मृदु ध्रुवित होने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, मृदु हो जाएगी। और यदि किसी के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला अर्थात कठोर जुड़ा हो तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, कठोर। इसी को सहजीवन कहते हैं। अर्थात किसी भी परमाणु की प्रकृति उसके साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापी पर डिपेंड हो जाती है। किसी भी परमाणु की प्रकृति उसके साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापी पर डिपेंड हो जाती है कि अगर उसके साथ जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी मृदु है तो वो भी मृदु हो जाएगा, और अगर उसके साथ जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी कठोर है तो वो भी क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। देखिए यहां उदाहरण के लिए बोरॉन कठोर और मृदु के बीच की सीमा रेखा वाला तत्व है। अब यदि इसके साथ 3 कठोर आकर्षित करने वाले समूह फ्लोरीन को जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। देखो R2SBF3 है, डायरेक्ट ये क्रिया नहीं करेगा, अब ये कठोर बन गया। यहाँ पर ये मृदु है, ये कठोर है, तो ये किसके साथ क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा इसके साथ में। लेकिन अगर ये मृदु होता तो ये क्रिया नहीं करता। ठीक है, R2S का फॉर्मेशन हो जाएगा। उपयुक्त के विपरीत यदि सीमा रेखा पर अब इसी BA के साथ में हमने फ्लोरीन जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, कठोर बन गया। और इसी के साथ अगर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। बोरॉन परमाणु के साथ 3 मृदु धनविद्युतीय हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक मृदु प्रकार का लुईस अम्ल बन जाएगा। तो देखिए पहले इसके साथ अभिक्रिया करना था, अब ये इसके साथ अभिक्रिया करने की बजाय किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि खुद मृदु ये भी मृदु, तो इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया कर ली। तो यहाँ पर हमने बोरॉन को बदल के देखा कि अगर बोरॉन के साथ में हम कोई ऐसे प्रतिस्थापी को जोड़ दें जो खुद कठोर है तो बोरॉन भी क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और अगर हम बोरॉन के साथ में किसी ऐसे प्रतिस्थापी को जोड़ दें जो खुद मृदु है तो वो क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। जैसे बोरॉन के साथ में फ्लोरीन को जोड़ने पर वो कठोर हो जाएगा और बोरॉन के साथ में हाइड्रोजन को जोड़ने पर वो क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा और मृदु प्रकार की इंटरेक्शन को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट देखिए आगे देखिए इसी प्रकार कठोर BF3 अणु दूसरे कठोर फ्लोराइड आयन के साथ प्रायिकता के साथ जुड़ते हैं। अब देखो यहां पर एक और चीज है, BF3 खुद कठोर है और F- भी कठोर है, तो ये आपस में जुड़कर तुरंत BF4- का फॉर्मेशन कर देंगे। इसी तरीके से B2H6 इसके साथ जुड़कर BH4- का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये तो कौन सी क्रिया होगी, ये होगी कठोर प्रकार की क्रिया। ठीक है, और ये कौन सी क्रिया होगी, ये होगी मृदु प्रकार की क्रिया। इस प्रकार जब हम इन दोनों की आपस में विक्रिया करवाएंगे तो रिएक्शन इसी तरफ जाएगी। ये किसके साथ जुड़ेगा, कठोर के साथ, और ये किसके साथ जुड़ेगा, मृदु के साथ। अर्थात ये तो कठोर प्रकार की क्रिया होगी और ये मृदु प्रकार की क्रिया होगी।
इसके सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फ्लोरीनीकृत मेथेन का व्यवहार भी इसी प्रकार का होगा। इसी के जैसे कि एक और स्पीशीज है जिसके अंदर इसके बराबर ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसके बराबर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो होता है CF3H। उसका व्यवहार भी इसी प्रकार से होगा जैसे CH4 का व्यवहार। अगर इसके साथ हम CF3 लगा दें तो ये कठोर बन जाएगा, और इसके साथ हम CH3 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, मृदु बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है CF3 ये कठोर है, ये मृदु है, CH3F ये कठोर है, ये मृदु है, ठीक है, ये कठोर है, ये मृदु है। तो अब क्या होगा, CF3 तो जुड़ेगा F के साथ में और ये जुड़ेगा इस H के साथ में, तो कठोर कठोर और मृदु मृदु प्रकार की इंटरेक्शन होगी। 3 फ्लोरीन युक्त CF3H की चौथे फ्लोरीन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति, 3 फ्लोरीन ऑलरेडी है, चौथे के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति, और 3 हाइड्रोजन युक्त CH3F की चौथे हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति को जॉर्जसन ने 1964 में सहजीवन का नाम दिया था। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सबसे पहले किसके ऊपर किया गया था, CH3 के ऊपर किया गया था। तो अब ये क्या है, ये CF3 है, कठोर के साथ जुड़ेगा फ्लोरीन के साथ तुरंत, और CH3 मृदु है तो ये किसके साथ जुड़ेगा, मृदु के साथ जुड़ेगा। इसी को जॉर्जसन के द्वारा 1964 में सहजीवन का एक नाम दिया गया है। सिम्बायोसिस किस प्रकार से होता है इसका नाम दिया गया, और इसी के आधार पर विभिन्न प्रकार की ऐसी अभिक्रियाओं को समझाया जा सकता है जो अभिक्रियाएं सामान्य तौर पर हम कठोर क्षार मृदु द्वारा नहीं समझा सकते। जॉर्जसन ने 1964 में इसको सहजीवन का नाम दिया। इसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी दिशा क्या होगी उसके बारे में बात कर सकते हैं, मृदु मृदु कठोर की, और सहजीवन का मतलब है एक को दूसरे के अंदर बदलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सिद्धांतों के बारे में, कठोरता के कुछ सिद्धांत जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है, और उसके बाद में इसका जो दूसरा और तीसरा सिद्धांत है उसको अभी हम कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को हम अगली वीडियो में करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिद्धांतों के बारे में। देखिए 3 सिद्धांत हैं किसी भी पदार्थ की कठोरता या मृदुता को प्रदर्शित करने के 3 सिद्धांत हैं। किसी भी पदार्थ की कठोरता या मृदुता को प्रदर्शित करने के 3 सिद्धांत हैं। उसको बताने के कि कोई पदार्थ कठोर क्यों होता है, कोई पदार्थ मृदु क्यों होता है, इसको व्याख्या करने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, दूसरा है पिटजर सिद्धांत, और तीसरा है पाई बंधन सिद्धांत। यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक, पाई बंधन और पिटजर 3 सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं पाई बंधन सिद्धांत के बारे में और पिटजर सिद्धांत के बारे में। तो देखिए सबसे पहले पाई बंधन सिद्धांत, ये सिद्धांत सबसे पहले तो दिया किसने, चैट ने दिया था, जे चैट ने, कि पाई बंधन सिद्धांत को मृदु मृदु संकुलों के मध्य बंधन की व्याख्या करने में लागू किया जाता है। जो चैट का सिद्धांत है पाई बंधन सिद्धांत, उसको सॉफ्ट, ये ध्यान देना है कि ये किसके बीच में होता है, केवल सॉफ्ट इंटरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, मृदु मृदु इंटरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मृदु अम्ल जो होते हैं उनमें ढीले बंधे हुए डी कक्षक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उपयुक्त लिगैंड के साथ क्या करते हैं, पाई बंधन द्वारा संकुलन कर सकते हैं। इन लिगैंड में मूल परमाणु पर रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस, एस, आर्सेनिक, उसके अलावा सल्फर, आयोडीन आदि। CO में अपवाद के अतिरिक्त इन लिगैंड में रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति पाई बंधन को मजबूत बनाने में मदद करती है। तो पाई बंधन सिद्धांत क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो मृदु प्रकार के अम्ल है, मृदु अम्ल के डी कक्षक होंगे। अब डी कक्षक, मृदु अम्ल डी कक्षक का मतलब है डी कक्षक की धातुएं, ठीक है, मतलब डी ब्लॉक की धातुएं, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा, लिगैंड जुड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, और जिससे क्या बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये उल्टा है बल, मतलब यहाँ पर हम मृदु अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर देखते हैं कि 2 प्रकार के बनते हैं, जैसे ये मेटल होता है, ये लिगैंड होता है। यहां से पहले ये इसको देगा और फिर ये इसको दे देगा, तो ये पाई बॉन्ड है। तो इसी की व्याख्या इसने की, इसने कहा पाई बंधन सिद्धांत में कि जो मृदु अम्ल होते हैं वो डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं, मृदु अम्ल डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं, और ये डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं ये क्या करेंगी, ये डी ब्लॉक की धातुएं
अपने इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ढीले बंधे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर किसके साथ में चले जाएंगे, लिगैंड के साथ में चले जाएंगे और इस तरीके से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब एक प्रकार से पश्चाबंधन का तरीका है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं इसने, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, सल्फर है, आयोडीन है, CO को छोड़कर बाकी सभी में इसी तरीके से होता है। उसके बाद में हम अगले सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, पिटजर सिद्धांत। अब ये लंदन और वाल्डरवाल बलों के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। अब इसने ये कहा, अब ये हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मृदु मृदु अंतरक्रिया कैसे होती है और जो कठोर कठोर अंतरक्रिया वो कैसे होती है, उसके सिद्धांत के बारे में हम बात करें। इन्होंने ये कहा कि मृदु मृदु समूहों के मध्य के बल अंतरक्रिया करने वाले समूहों की ध्रुवणता के गुणनफल पर निर्भर करते हैं, कि अगर ये भी मृदु मृदु का है, ऊपर वाला भी मृदु मृदु का है। ठीक है, जब वो आपस में अंतरक्रिया करेंगे, अंतरक्रिया करने पर उनमें ध्रुवणता कितनी उत्पन्न होगी, उसका जो गुणनफल होगा उस पर ये निर्भर करते हैं। मृदु अम्लों और मृदु क्षारों की ध्रुवणताओं के मान उच्च होते हैं, मतलब जब मृदु मृदु के साथ क्रिया करेगा तो ज्यादा ध्रुवणता आ जाएगी और जब मृदु कठोर के साथ क्रिया करेगा तो कम ध्रुवणता आएगी। इस वजह से मृदु मृदु के साथ क्रिया करने को प्राथमिकता देता है। तो एक सिद्धांत इसका बच गया, ये सिद्धांत है पाई बंधन सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है पिटजर सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उस सिद्धांत के बारे में हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बात करेंगे। आगे एक या दो लेक्चर में इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज हमने जो बात की थी वो ये की थी कि कठोरता और मृदुता का किसी अम्ल के सामर्थ्य से क्या लेना देना होता है। उसमें हमने ये देखा कि कठोरता या मृदुता का किसी भी अम्ल और क्षार के सामर्थ्य से कोई लिंक नहीं है। अम्ल और क्षार का सामर्थ्य है उसकी प्रबलता या उसकी दुर्बलता। सामर्थ्य का मतलब होता है उसकी प्रबलता या उसकी दुर्बलता। उसकी प्रबलता या दुर्बलता एक अलग प्रकार का गुण है, जबकि उसकी कठोरता और मृदुता एक अलग प्रकार का गुण है। कठोरता और मृदुता उसकी अंतःक्रिया पर निर्भर करती है कि किसके साथ वो क्रिया कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर कर रही है। ठीक है, हमने ये देखा कि कोई प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मृदु क्षार भी हो सकता है और कोई दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कठोर क्षार भी हो सकता है। तो इसका मतलब प्रबलता और दुर्बलता जो है इसका मृदुता और कठोरता के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कुछ हमने उदाहरण किए, जिन उदाहरणों में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार से HSAB सिद्धांत जो है उसका उल्लंघन करते हैं और क्यों करते हैं, वो उनकी प्रबलता और दुर्बलता उसका कारण होता है। उसके बाद में हमने सिम्बायोसिस के बारे में बात की, सहजीवन के बारे में। जॉनसन ने 1964 में सिम्बायोसिस का नाम दिया। सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई इस प्रकार का परमाणु है जिसके ऊपर कठोरता या मृदुता है, तो हम उसके साथ वाले समूहों को बदल के उसकी कठोरता और मृदुता को भी बदल सकते हैं। अर्थात किसी पदार्थ का या किसी परमाणु के अंदर कठोरता या मृदुता होना उसका कोई स्पेसिफिक गुण नहीं है कि हमेशा वो कठोर है तो कठोर ही रहेगा और हमेशा वो मृदु है तो मृदु ही रहेगा। अगर उसके साथ हम कोई कठोर ग्रुप जोड़ दें तो मृदु को कठोर भी किया जा सकता है। बोरोन का हमने एग्जांपल लिया, बोरोन के साथ में फ्लोरीन जोड़ते हैं तो वो कठोर हो जाता है और बोरोन के साथ में हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो वो मृदु हो जाता है। इसी प्रकार से कार्बन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। कार्बन के साथ में फ्लोरीन जोड़ते हैं तो वो कठोर हो जाता है और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है। उसके बाद में हमने बात की कठोरता और मृदुता की अंतरक्रिया के सिद्धांत, अर्थात कठोर के साथ में और मृदु के साथ में क्रिया क्यों करता है। इसके 3 सिद्धांत हैं, ये 2 के बारे में हम बात कर चुके हैं, एक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका पहला सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरा सिद्धांत पाई बंधन सिद्धांत चैक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो मृदु अम्ल होते हैं और मृदु अम्ल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके डी कक्षक में ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन लिगैंड को दे देते हैं, उनके बीच में अंतरक्रिया हो जाती है, मृदु मृदु प्रकार की अंतरक्रिया प्रभावी हो जाती है। और पिटजर सिद्धांत ये कहता है कि मृदु की अंतरक्रिया उनके ध्रुवणता के गुणनफल पर निर्भर करती है। जिनके लिए ध्रुवणता का मान ज्यादा होता है उनकी अंतरक्रिया ज्यादा होगी, जिनके लिए ध्रुवणता का मान कम होगा उनकी अंतरक्रिया कम होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत ऋणात्मकता, कठोरता, मृदुता और इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।